एक बार फिर से ग्लोबल मार्केट्स और लोकल मार्केट से है बेहतरीन संकेत और हरे निशान के साथ शुरुआत होने की तैयारी। निफ्टी की 18,000 की तरफ एक और कदम। आइए, स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि वैसे तो ग्लोबल मूड बहुत बढ़िया है, हमारे बाजारों में भी अच्छा ही एक्शन देखा है। आज कैसी चाल रहेगी? और अनिल जी, आज तो मिड वीक सेशन भी है सर। फाइनली मिड वीक सेशन। पिछले हफ्ते मिड वीक में ट्यूसडे को छुट्टी थी। हाँ, तो मिड वीक वाली फीलिंग नहीं आई थी। एनीवे, तो आज मिड वीक सेशन में दीप संकेत अच्छे हैं, कहीं कोई खराबी तो है नहीं। आइए पहले देख लेते हैं आज के बड़े ट्रिगर्स जो हैं जिनके दम पर भारतीय बाजार एक्शन में आएंगे। 4 महीने के ऊपरी स्तरों पर पहुंचते हुए दिख रहे अमेरिकी बाजार। सर मतलब एकदम शानदार तेजी होती दिख रही है, कहीं कोई रुकने थकने का नाम है नहीं और कच्चा तेल उठने का नाम नहीं ले रहा। अब $93 के नीचे 6.5 महीनों के निचले स्तरों पर आता हुआ दिख रहा है। महानगर गैस ने पीएनजी और सीएनजी के दाम घटाए हैं 18%। ये एक राहत की बात है। कंज्यूमर्स के लिहाज से स्टॉक्स पर भी रिएक्शन थोड़ा बहुत आज आपको देखने को मिलेगा। और 11 बजे सुबह कैबिनेट की एक अहम बैठक भी है, देखते हैं क्या कुछ फैसले वहां से होते हुए नजर आते। तो ये है आज के ट्रिगर्स। मुझे पता है पहले 2 ट्रिगर्स पे आपकी नज़र, दूसरे 2 तो आपको भी पता है। हम हर रोज 4 बताते तो कुछ ना कुछ तो बताएंगे। सो पहले 2 तो काम के ही, पहले 2 काम के ज्यादा। एब्सोल्युटली। चलिए, तो पहले 2 पर ही पहले फोकस किया जाए। बिल्कुल कर लेते दीप, सही कह रहे हैं आप। ये थोड़ी ग्लोबल तेजी समझाएं सर, क्योंकि कल जब हम बंद हुए थे लग रहा था शायद अमेरिका थोड़ा सुस्त रह सकता है जी। वॉलमार्ट के नतीजे आने वाले थे, पहले प्रॉफिट गाइडेंस इन्होंने काटी थी, बट उसके सामने सर 5वें दिन डाउ में तेजी और 4 महीने की ऊंचाई पर तो 3 दिन से अमेरिकी बाजार बेवकूफ बना रहे। नहीं, बाजार नहीं, फ्यूचर्स का 3 दिन से ऐसा हो रहा है कि हर रोज ऐसे सुस्त रहते हैं जैसे कि आज खुलने के मूड में ही नहीं है। हाँ। और बिल्कुल ऐसा 5-25 पॉइंट ऊपर नीचे पूरे दिन भर ऐसे ट्रेड करके और खुलता है तो उसके बाद शानदार तेजी। कल भी हम बंद हुए तो 25 पॉइंट नीचे थे डाउ फ्यूचर्स। और पूरे दिन दीप आप कल देखो 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे की रेंज में डाउ फ्यूचर्स ने टाइम पास किया। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल सबको ये लग रहा है कि 6 दिन नहीं, अमेरिका में 5 दिन लगातार तेजी हो गई, हमारे यहाँ 6 दिन लगातार तेजी हो गई, ऊपर बंद हुए। तो 5 दिन लगातार ऊपर बंद होने के बाद हो सकता है अमेरिकी बाजार सुस्ती दिखाए, ये ठीक है। लेकिन उसके विपरीत 250 पॉइंट की तेजी, गजब की तेजी और बहुत बढ़िया तेजी हुई। नो डाउट दिन के हाईएस्ट लेवल पर बंद नहीं हुए, लेकिन हाईएस्ट से बहुत नीचे भी बंद नहीं हुए। राइट सर। और नेस्डेक भी आपको हल्के लाल निशान में दिख रहा है, लेकिन रिकवरी वहां भी स्मार्ट थी, अच्छी थी। और इन दोनों से बेहतर क्लोजिंग जो दीप हुई वो S&P 500 की, वो एकदम डे हाई पर जाकर बंद हुआ। सो मेरे ख्याल से ब्रॉडर मार्केट अमेरिका के चुस्त दुरुस्त है। बिल्कुल। रेसेशन की कोई वहां बात अभी कर नहीं रहा, भूल ही गए। ब्याज दरें जो बढ़नी ये सब डिस्काउंटेड है। डॉलर इंडेक्स आपका स्टेबल है, बॉन्ड यील्ड्स स्टेबल है। और एनर्जी के दामों में जो थोड़ी कमी आ रही है, जैसे धीमे धीमे कच्चा तेल जो नीचे आ रहा है, वो अमेरिका भी एंजॉय कर रहा है। भले अमेरिका इंपोर्ट कम करता हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, लेकिन अल्टीमेटली तो दाम तो उनके लिए भी यही है ना। ये तो ग्लोबल प्राइसेस है, राइट। अगर $93-94 के और इन्फ्लेशन को अगर अमेरिका को भी नीचे लाना है तो वहां भी तो प्राइसेस एनर्जी के नीचे होने चाहिए। इन्फ्लेशन नीचे लाने के लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कच्चे तेल के दाम जो नीचे आ रहे हैं वो मुझे लगता है अमेरिका को भी पसंद आ रहे हैं। उनकी भी जरूरत इन्फ्लेशन नीचे लाने की है। सो आई थिंक ओवरऑल ग्लोबली हम एकदम सेट हैं, कहीं कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। डेटा और बहुत सारे आज मेरे ख्याल से अमेरिका में रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे और उन पर नजर रहेगी। यूके के इन्फ्लेशन के आंकड़े आने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं ग्लोबली आज जिन पर नजर रहेगी। लेकिन हाँ, मार्केट मूवर हो ऐसे नहीं। अब रिटेल बिक्री के आंकड़ों पर बाजार अमेरिका के ऊपर नीचे हो जाए वो तो कहना मुश्किल है। इस बार आशंका ये कि नंबर्स बहुत अच्छे नहीं आएंगे। जिस तरह से थोड़ी वार्निंग्स आई है, थोड़ी चेतावनी आई है बड़े रिटेलर्स की तरफ से, तो हो सकता है उनके डेटा थोड़े से नरम रहे, लेकिन वो ब्रॉडली आइडिया है। तो आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स, अगर आप खबरों के और शोर शराबे के बीच थोड़ी जो शांति हुई है उसको एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, पिछले 3-4 दिनों से आप देखो कहीं आपको सुनने में नहीं आया ब्याज दरों को लेकर, महंगाई को लेकर, रेसेशन को लेकर। तो ठंडे हो गए सब लोग, बिल्कुल। हाँ, वो वाला हाल है। तो बढ़िया है। एक चीज कहूंगा, आज सुबह इतने बढ़िया हरियाली में हम दिखेंगे ग्लोबल, ये नहीं सोचा था ना, ये नहीं सोचा था। तो आज बढ़िया ओपनिंग के लिए तैयार होना चाहिए। बिल्कुल। और फिलहाल SGX भी ठीक ठाक ही कारोबार कर रहा है, तो मौका तो अच्छा मिलेगा। कल के हाई के ऊपर नहीं खुलेंगे, आज कल के हाई के ऊपर खुलेंगे लग रहा है। उस पर भी एक सवाल पूछना है सर। एक बार कच्चे तेल पर भी जरा अपनी राय देते हैं, क्योंकि 92 पर आ गया। अब 7 महीने के निचले स्तर पर तेल भी आते हुए कल वैसे हमने काफी विस्तार से विश्लेषण किया भी दीप। बाय ऑन डिप से सेल ऑन राइज हो गया कच्चा तेल, है ना। जो
बार बार हम बात कर रहे थे 9500 पर जो सपोर्ट लेता था और वहां से घूमता था, अब 9500 इसका रुकावट का लेवल हो गया। 9500 ना भी माना तो 100-105 इसका रुकावट का लेवल हो गया। अब जब तक है ना 100-105 पार न करे तब तक कोई डरने की जरूरत नहीं। डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ ही, पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों ही चीजें हैं। एक, जो कच्चा तेल प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें पता है ये भाव लाइफ लॉन्ग तो रहने वाले नहीं है। -$35 में भी बेचा है, तो ऐसे में जो मिल रहा है ले लो, और ऊपर से रिसेशन का खतरा, डिमांड कम होने का डर, तो बेहतर है कि प्रोडक्शन बढ़ाओ, ले लो। तो फंडामेंटल रीजन दोनों ही कच्चे तेल के नीचे जाने के लिए एकदम परफेक्ट है। या एक तरफ आपकी डिमांड कम होगी, कंजम्पशन कम होगा, नीचे जाना चाहिए, और दूसरी तरफ आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। एक ही चीज कच्चे तेल को बचा सकती है, गिरने से। वो भी कितनी बढ़ाएगी पता नहीं, गिरने से बचा सकती है कि फिर से कोई लड़ ले, दो देश लड़ ले वहां पे दुनिया में। हाँ, तो हो सकता है कच्चा तेल गिरना रुक जाए और थोड़ा बहुत बढ़ जाए $5-7, तो एक अलग बात है। बाकी तो कच्चे तेल का तेल निकल गया अभी, अब तो खत्म। हाँ, अब वो चाहिए $70-80 तब मजा है लाइफ का। तब मजा आएगा। लेकिन एक चीज है दीप, ये मानना पड़ेगा, जो हम अंदाजा लगा रहे थे कि $120 कच्चा तेल रहेगा, मंदी होगी, $100 रहेगा तो उसके आसपास हम न्यूट्रल हो जाएंगे, ना तेजी करेंगे, और 100 के नीचे हम तेजी करना शुरू करेंगे। $70-80 पे लाइफ हाई। मार्केट स्मार्ट है, पहले ही बढ़ गया, लाइफ हाई के बेहद नजदीक पहले ही पहुंच चुके हैं, और हो सकता है अगर $80 के आसपास आ जाए तो हम 1800 को तो पार आराम से कर ही लेंगे। तो हमारे लिए तो एक ही चीज थी इंपॉर्टेंट ग्लोबली। दाव की मंदी से हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा पड़ा है। दाव की तेजी पे भी हम उतना नहीं भाग रहे हैं। सो हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर ग्लोबली कच्चा तेल ही होता है, सीधे सीधे हमारी जेब पे रोज असर डालता है। मतलब वो आपको रोज खर्च करना है। सो आई थिंक वी आर सेट। और अभी तक जो सिग्नल है कुछ बदले ना, धीमे धीमे $80 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है, और वो अब इंडियन मार्केट्स के लिए, हमारे लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया। $80 तो मजा आ जाएगा सर, अगर यहाँ से आएगा, बिल्कुल आएगा। और वही 15 दिन का चैलेंज है, $80 $70 लाने का। चलिए, उस पर तो हमारी नजर है। बट ये आपने इंटरेस्टिंग बात जो कल करी थी, थोड़ा उस पर आज भी जानना चाहूंगा। गिरने में हम ज्यादा नहीं गिरे थे, तो ऊपर जाने में भी शायद हम उतना ज्यादा ऊपर ना जाए। हालांकि अगर 4 महीने की ऊंचाई पर अमेरिकी बाजार है, तो 5 महीने की ऊंचाई पर हमारे बाजार भी कल थे सर। दीप देखिए, सिंपल सी चीज है, मतलब अब ऐसा है ना कि हमेशा हम चाहें वैसा तो नहीं हो सकता ना। मैं तो सोचता हूं कि अगर हफ्ते में 5 दिन है ट्रेडिंग के, और 5 में से 2 दिन भी अगर आप जो चाहो वैसा मार्केट कर दे, तो भी आप कमा सकते हो। बिल्कुल। 3 दिन कर दे तो पक्का ही कमाओगे, और 4 दिन करे तो जैकपॉट है। एग्जैक्टली, है ना। मतलब क्योंकि क्या होता है, जब आप कोई ट्रेड लेते हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। फॉर एग्जांपल, आपने स्टॉप लॉस 2% का लगाया जी, तो टारगेट तो 6% का रखोगे, 1:3 तो रखोगे ना। एग्जैक्टली। दिक्कत कहाँ आती है? उन ट्रेडर्स को आती है जहां टारगेट होता है $2 का, स्टॉप लॉस होता है $4 का, तो फिर आपके वहां पैसे बन ही नहीं सकते। करेक्ट। क्योंकि आपके 4 ट्रेड लोगे, 4 में से 2 के तो ट्रिगर होने ही है, और 2 में बन भी गए तो वो एक ही नुकसान की भरपाई करेंगे, दूसरे का नुकसान तो आपको देखना है। सो आई थिंक मार्केट जो हमारी स्पीड है धीमी हुई है, बिल्कुल भी ठीक है, कहीं कोई गलत नहीं है। और एक और चीज यदि कि जहां जहां जैसे जैसे स्पीड कम हो रही है, और वहीं पर मार्केट थोड़े से हल्के होते और वापस से बढ़ जाते हैं। आप देखो पिछले 1 महीने में मुश्किल से 3 दिन ऐसे रहे जो भारतीय बाजार नेगेटिव बंद हुए। करेक्ट, ठीक है। तो आप एकदम सेट हैं, ट्रेंड एकदम ऊपर का है। अगर ऊपर के ट्रेंड में प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों की आदत ऐसी हो जाती है कि अब हमें लाल में देखना ही नहीं है, फिर परेशान हो जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट लाल में भी आएगा, और आप ये सोचो ना, लाल में आ रहा है तो मुझे मौका मिल रहा है खरीदने। कल आप देखो मुश्किल से 17,775 आया, और वहां से 50.75 पॉइंट फिर बढ़ गया, आराम से बढ़ गया। ठीक है ना। सो आई थिंक जो स्पीड है बहुत बढ़िया है। और एक चीज, जिन लोगों को स्पीड से दिक्कत है कि मार्केट स्पीड से नहीं बढ़ रहा, उनको एक बात की कंफर्ट और खुशी मनानी चाहिए कि जितनी कम स्पीड से बढ़ेगा उतनी कम स्पीड से गिरेगा भी। हाँ, स्पीड अगर बढ़ने की ज्यादा तो करेक्शन भी शार्प आएगा, डाउनसाइड प्रोटेक्शन है, नीचे आएगा लेकिन आराम से आपको मौका देके आएगा, मौका देकर एकदम से ऐसा नहीं। अब आज के मार्केट में भगवान न करे चलो रात को कोई खराब खबर आ गई अमेरिका में, तब भी आपका मार्केट 200-300 पॉइंट नीचे नहीं खुलेगा। हाँ, वर्स्ट केस सिनेरियो में 100, 125, 150 खुल गया, बहुत हो गया। राइट। आधा % से ज्यादा की रिस्क लेके नहीं चलते ओवरनाइट, इससे बड़ा क्या चाहिए मार्केट में। और अगर आप ये सोचो कि बिल्कुल रिस्क ही ना हो, फिर तो ये तो मार्केट है ही नहीं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अगर लोग फ्रस्ट्रेट हैं
कि स्पीड धीमी है इस वजह से हम नहीं खरीदें, वो उनकी गलती है। लोग अगर ओवर एक्साइटेड हैं कि स्पीड धीमी पड़ी इसलिए दबाकर शॉर्ट कर दें, वो भी उतने ही गलत है, बल्कि ज़्यादा गलत है। तो स्पीड घटने का मतलब, हाँ, अगर आप 50 पॉइंट के लिए शॉर्ट करते हैं, 100 पॉइंट के लिए शॉर्ट करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट जो भी करें ट्रेंड के विपरीत आप कर रहे हैं, ऐसे में बिना स्टॉप लॉस ना करें। जैसे कल स्टॉप लॉस था आपका 17,800 क्लोजिंग बेसिस पे और इंट्राडे बेसिस पे, दोनों ट्रिगर हुए। नहीं ट्रिगर किया उसका क्या, अब आज करेंगे। अब आज 17,900 दिख रहा है, हो सकता है 2 दिन बाद 18,000 दिखे, पर वो बढ़ तो रहा है ना, नीचे तो बंद नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो इसलिए आप डिसिप्लिन के साथ रहें, ट्रेंड के साथ रहें, और ट्रेंड के विपरीत अगर ट्रेड करना ही चाहें, क्योंकि मैं तो दोनों ही देता हूँ, इसलिए देता हूँ कि ऊपर के लेवल पे आप बेच के, लेकिन वो बिना स्टॉप लॉस के नहीं करना, ये ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि कल भी हम यही बात बोल रहे थे कि गिरने में सबसे बड़ा सपोर्ट ये ना शॉर्ट सेलर्स का आ रहा है। यस, एग्जैक्टली। अब अगर आप इतने कॉल बेच के बैठे हैं, फ्यूचर शॉर्ट करके बैठे हैं, फिर आपको पता है 50-75 गिरा तो ले वो काटो छोड़ो, मतलब वहां पर फिर आपका ध्यान तो कमाने में ही नहीं, ध्यान है कि बस कैसे कैसे मैं कॉस्ट के आसपास निकल जाऊं, नुकसान ना लगे या कम से कम लगे। करेक्ट। प्रॉफिट के लिए तो आप वेट ही नहीं करते, तो वो थोड़ी सी माइंडसेट चेंज करेंगे ना, तो इस मार्केट में, सुस्त मार्केट में भी बढ़िया पैसा बन जाएगा। एक दूसरी चीज, इस सुस्त मार्केट में पैसा बनाने का तरीका जो है, वो सेक्टर और स्टॉक्स के ट्रेंड पकड़ो, वहां से पैसा बनेगा। हाँ, क्योंकि अभी है ना, इंडेक्स में अगर बड़ा मूव नहीं है, अब मूव होता है तो तकलीफ, बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, और मूव नहीं है तो सुस्त, क्या करें। सो ऐसी सिचुएशन में, इसलिए अगस्त की शुरुआत में दीप हमने ये कहा था, ये महीना मिड कैप्स का है। राइट। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बढ़िया पैसा बनेगा। आप देख लीजिए मिड कैप शेयरों में अब भी, इसलिए यहाँ पे भी अब जब आप 18,000 के आसपास है, वहां पर फोकस करिए। तो 2 चीजें हैं, एक तो अपने लेवल से खरीदिए आराम से, और दूसरा स्टॉक्स में ट्रेड करिए। डन। तो स्टॉक्स एक टाइम था, याद है अपने, मैं बोल रहा हूँ स्टॉक्स छोड़ दो, खाली इंडेक्स पे रहो, खाली इंडेक्स। ये मार्केट आपको है ना चेंज करता है, उसके हिसाब से आपको चेंज करना है। और कभी कभी क्या होता है कि जो स्टॉक्स में ट्रेड करने वाला वो इंडेक्स में नहीं करता, तो वो मतलब है ना, उसका टाइम नहीं है, इंडेक्स का टाइम, तो स्टॉक्स में वो परेशान हो जाए, क्या करूं। कभी इंडेक्स में ट्रेड करने वाले जो लोग हैं, अब उनको इंडेक्स में कुछ नहीं मिल रहा, वो स्टॉक्स में करते नहीं है, तो परेशान। तो कोई जरूरत थोड़ी रोज करने की, घर से कसम खा के निकले, बिना किए जाएंगे तो घर पे वाइफ अंदर नहीं लेगी ऐसा थोड़ी है। तो अगर मौका है तो ही करना है, तो नहीं है तो मत करो, शांति से बैठो। अगर आपके हिसाब से स्ट्रेटेजी नहीं बन रही तो आराम से वेट एंड वॉच, मौका दे देगा मार्केट, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगाएगा, 1-2 दिन में दे देगा, आएगा। अरे 1-2 दिन में आराम से आएगा। अभी स्टॉक्स पे फोकस करना है, अभी स्टॉक्स में फोकस करना है। ठीक है, चलिए, तो स्टॉक्स पर तो फोकस करना है, बट आज की पहले एक बार स्ट्रैटेजी समझिए। स्ट्रैटेजी बिल्कुल दीप, कोई खास बदलाव है नहीं, एक ही बदलाव है कल और आज के ट्रिगर्स में। ग्लोबल पॉजिटिव, एफआईज पॉजिटिव, डीआईज के जो नेगेटिव थे उससे न्यूट्रल हो गए, एक नॉच और ऊपर। इनफैक्ट कल से आज संकेत थोड़े से बेहतर है। बाकी तो सेंटिमेंट ट्रेंड दोनों पॉजिटिव है, वायदा कारोबार के न्यूट्रल है, नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। तो कहाँ से नेगेटिव, ग्लोबल में आपके सारे संकेत अच्छे हैं, कच्चा तेल आपका अच्छा है, एफआईज इधर खरीदी, तकनीकी तौर पर आप मजबूत है, सेंटिमेंट अच्छा है, खाली उन लोगों का जो शॉर्ट है सेंटिमेंट में, बाकी लोगों का तो अच्छा ही है। सो आई थिंक बाकी आप एकदम सेट हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहीं पर दीप एक चीज़ और जो कहना चाहता हूँ, जो एफआईज के डेटा में यही डिस्कस करना चाहता हूँ, उसमें ना एक आध इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है। 1377 करोड़ की कैश मार्केट में एफआईज की खरीदारी है। अब देखिए रोज 4 डिजिट में आ रही है, कल 2300 करोड़ से ज्यादा की थी, आज 1300-1400 करोड़ की, तो बुरी नहीं है। क्यों बुरी नहीं है, क्योंकि कल है ना 119 करोड़ के ही स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे थे, आज साथ में स्टॉक फ्यूचर्स निकाल के देखो 1314 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर भी, यानी कि 2700 करोड़ के स्टॉक खरीदे हैं। अब जिसको बेचना बेचो, करो। देखो स्मार्ट आदमी कौन है, जब लोकल फंड्स खरीदे उनके साथ खरीद लो, ठीक है। स्मार्ट 15,200 से 16,000 सस्ते में खरीदा, ठीक है। अब अभी तो नहीं, आगे काम आएगा ये फॉर्मूला। वो स्मार्ट आदमी जो लोकल फंड्स की खरीदारी के साथ खरीदे, और स्मार्टर आदमी वो है जो एफआईज की खरीदारी के साथ बेचे नहीं, पकड़ के रखे, जब एफआईज का रिवर्सल चालू हो वहां बेचना है। जब एफआईज का रिवर्सल चालू होगा वहां लोकल फंड भी शायद बेचेंगे, करेक्ट। और तब आपको नहीं भी बेचेंगे तो उनका हायर लेवल पे सपोर्ट जैसे कमा वहां पर बेचना है। सो आपके पास 2 ही तरीके होते हैं, एक तो ये कि मेरा ये टारगेट है, यहाँ आ गया, अब मैंने 17,700 सोचा था या 1800 सोचा था, वो आ गया, अब यहाँ बेच दूं। एक तो वो तरीका होता है, आप सेटिस्फाइड हैं, ऐसा तो कोई मैंने देखे नहीं सेटिस्फाइड लोग, सबको एकदम बेस्ट टॉप पे बेचना है सबको, तो वो, और वो किसी के लिए पॉसिबल है ना। सो
दूसरा तरीका ये कि आप स्टॉप लॉस फॉलो कर लो। अब आज मैं हमेशा 2 स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, आज 3 दे रहा हूँ। एकदम इमीडिएटली जो डे ट्रेडर्स हैं उनके लिए स्टॉप लॉस है 17,600 क्लोजिंग बेसिस पर। ठीक है। जो पोजिशनल हफ्ते भर का व्यू लेकर चल रहे हैं 17,500 क्लोजिंग बेसिस पे। ओके। और जो इन्वेस्टर्स है 17,300 क्लोजिंग बेसिस पे। अंडरस्टूड। 17,300 के नीचे बंद होगा तो इन्वेस्टर्स जिनको प्रॉफिट बुक करना है करके निकल जाए। 17,500 के नीचे बंद होगा तो पोजिशनल ट्रेडर्स जो 5-7 दिन, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए पैसा लगाते हैं, थैंक यू कर ले। और जो डे ट्रेडर है 17,600 के नीचे बंद हुआ निकल जाए। करेक्ट, क्लियर है। ये है। एफआईज के डेटा की हम बात कर रहे हैं। 225 करोड़ के इंडेक्स थोड़े से खरीदे और घरेलू फंड ने अपना हाथ थोड़ा सा रोका है। 136 करोड़ की ही बिकवाली है दीप, तो उनकी बिकवाली का आंकड़ा थोड़ा सा बेहतर होता हो जाएगा। एक चीज और इंटरेस्टिंग है दीप इनके डेटा में, और वो ये है कि लगातार 12 दिन हो गए एफआईज की खरीदारी करने। एग्जैक्टली। पिछली बार लगातार 12 दिन एफआईज ने खरीदारी की थी दिसंबर 2020 में, तो लगभग 1.25-2 साल बाद ये मौका आया है कि लगातार 12 दिन, और तब भी इंडेक्स जो बढ़ा था लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन में बढ़ा था। इस बार भी लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन में बढ़ चुका है। हाँ। कल की क्लोजिंग 6ठी पॉजिटिव क्लोजिंग थी। तो अब देखते हैं आज का सेशन मेक और ब्रेक का है। ओपनिंग तो मौजूद है, नॉट नेसेसरी कि आप 1-on-1 कोरिलेशन बनाएं, लेकिन दिसंबर 2020 के बाद 12 दिन लगातार एफआईज की खरीदारी का आंकड़ा तो अभी आया है। तो ये इंटरेस्टिंग है। आप सोचो उसके बाद एक तरफा इतने बुलिश एफआईज अब हुए हैं। लंबा समय लग रहा है। नो डाउट। कल के डेटा में एक वो ब्लॉक डील वाला भी है, दो बड़ी ब्लॉक डील है। सो मुझे एडजस्टमेंट नहीं पता एग्जैक्टली कितना लोकल ने खरीदा है, क्या है। एक्चुअली दोनों सेलर एफआईज ही थे। दोनों सेलर एफआईज थे। अब दोनों में कितने एफआईज ने लिया है, बाकी मतलब वापस एफआईज ने भी लिया होगा लोगों ने। सो एग्जैक्ट अंदाजा लगाना मुश्किल काम है मेरे लिए, लेकिन फिर भी है तो आंकड़े तो खरीदारी के हैं। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। लगातार 6 दिन से तब भी बाजार बढ़े थे, लगातार 6 दिन आज भी बढ़ा। आज पॉजिटिव क्लोजिंग होगी तो हम एक अलग ही रेंज में पहुंचेंगे। ये सारे आज के लिए आपके एफआईज के डेटा भी डन सर। बताएं फिर आज के लिए बड़े लेवल्स कौन से और बाकी संकेत बाकी सेंटिमेंट ट्रेंड में तो कुछ बदलाव है नहीं, होना भी नहीं है। सब कुछ खराब होने हम देते ही नहीं है। किसी का खराब हो तो हमसे मिले। 17,775 पॉइंट की रेंज। एक चीज और बताना चाहता हूँ, अब जो थोड़े जो निफ्टी की, बैंक निफ्टी की रेंज आएगी ना धीरे धीरे, अब आपको थोड़ी बड़ी मिलेगी। पहले 25-50 पॉइंट की मिल जाती है, जब 75-100 पॉइंट की मिलेगी, क्योंकि अब आप है ना हायर रेंज में जा रहे हैं, थोड़े से बड़े लेवल पर जा रहे हैं और बड़े मुंह आने की चांस बन सकते हैं। तो इस हिसाब से सपोर्ट रेंज 17,700 से 17,775 है आज के लिए। इसके नीचे 600-650 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। ऊपर में 900-950 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज, इसके पार निकले तो 18,000 से 18,100 की रेंज में जाकर हम कहीं ठहरेंगे। बैंक निफ्टी लगातार दूसरे दिन 39,000 के ऊपर हम बंद हुए। 38,925, 39,050, ये 125 पॉइंट की रेंज पहला सपोर्ट है आपके लिए। इसके नीचे 38,750, 38,875, ये मजबूत खरीदारी की जगह आपके लिए बनकर आती है। ऊपर में 39,425, 39,575, ये रेंज तो आज अचीवेबल दिखती है। यहाँ तो पहुंचेंगे, ये पहुंचेंगे। इसके बाद जो है 39,675 से 750 से ये हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, और इसको पार निकलेंगे तो 40,000 तक का रास्ता बाद में खुलेगा, और तब हम कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग लेवल पे पहुंचेंगे। वो कल बात करेंगे, आज के लिए नहीं है, लेकिन ये ऊपर के लेवल आपको ध्यान में रखने। जी डन सर। तो ये हैं आपके लिए बड़े लेवल्स। चलिए अब 40,000 के टचिंग डिस्टेंस में आप आ रहे हैं और 18,000 तो बात अब रोज हो रही है। कल भी बात हुई थी, आज भी हो रही है। बताएं सर, दिन के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस। दिन के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस 17,825 पे आप बंद हुए। 17,800, 17,775 दो छोटे लेवल, 725, 700 मीडियम लेवल, 650, 600 और 525 बड़े सपोर्ट लेवल। ऊपर 825 के ऊपर माफ कीजिएगा 850, 902 छोटे लेवल है, ये अचीवेबल है। 950, 18,000 मीडियम लेवल है। 18,050, 18,100 बड़े लेवल। बैंक निफ्टी 39,240 के आसपास आप बंद हुए। पहला सपोर्ट 39,125 कल का लो है, और दूसरा सपोर्ट 39,050 परसों का आपका जो शुक्रवार का क्लोज है वो हो गया। तो 39,125, 39,050 दो छोटे सपोर्ट है, इनके नीचे के चांस थोड़े कम है। उसके बाद 38,225, 38,875 मीडियम सपोर्ट लेवल है। 38,750, 38,650 बड़े सपोर्ट लेवल के तौर पर बैंक निफ्टी में ये आपके सपोर्ट लेवल। जी ठीक है, तो चलिए ये है आपके लिए बड़े सपोर्ट और सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए। बताएं सर,
वैसे तो संकेतों की आपने बात करी, बट पीसीआर के संकेत थोड़ा एफआईएस की पोजीशन 1% बढ़ी, कुछ ज़्यादा वहाँ पर एक्शन दिखा नहीं है सर वैसा। बात सही है दीप, कंफर्टेबल है, 58-59% पुट कॉल रेशियो मेंटेन है, विक्स अनचेंज है, यानी कि कहीं कोई खास डेटा में परिवर्तन है नहीं। जो लोगों की पोजीशन है लॉन्ग पोजीशन, स्टॉप लॉस आज मैंने और नज़दीक कर दिया है दीप। 17,700 के नीचे इंट्राडे ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैंने 25 पॉइंट का और लीवर रखकर 17,675 रखा है। एक्चुअली 17,700 है, थोड़ा सा नीचे 17,675 कर लीजिए। क्लोजिंग बेसिस पे जो रोज हम 17,500 दे रहे थे, आज खींचकर 17,625 कर दिया। ओके, 125 पॉइंट ऊपर आया, थोड़ा बड़ा 125 पॉइंट। कल जितना निफ्टी बढ़ा उतने ऊपर का स्टॉप लॉस आ गया 17,625। अब अगर आज 17,625 के नीचे बंद होता है तो डे ट्रेडर्स को अपनी लॉन्ग पोजीशन काट लेनी चाहिए। ठीक है। शॉर्ट साइड पर वैसे तो आप होने नहीं चाहिए, क्योंकि कल नहीं, सॉरी, बैंक निफ्टी का देना रह गया। 39,000 का आपका स्टॉप लॉस होता है, इसलिए 25 पॉइंट नीचे 38,975 का इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए दिया है। क्लोजिंग बेसिस पे 38,875 होता है, 25 पॉइंट नीचे 38,850 का दिया। बहुत क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है, छेड़छाड़ नहीं करनी, यही लगाने। ठीक है। हाँ, निफ्टी में भी यही लगाने, बैंक निफ्टी में भी यही लगाने, और ट्रिगर हो जाए तो जो बोलना है मन मन में मेरे लिए बोल देना, ट्रिगर करवा लेना। करवा ला, डिसिप्लिन के तौर पर, ठीक है ना। नहीं, वो तो स्टॉप लॉसेस पर तो डिसिप्लिन रखें। बैंक निफ्टी, सॉरी, शॉर्ट साइड 17,850 कल का हाई पार करते ही इंट्राडे ट्रेडर्स को काट लेना चाहिए, कट ही जाएंगे आप। और क्लोजिंग भी अगर आज वापस से ऊपर होती है तो फिर कोई होना ही चाहिए। बैंक निफ्टी में 39,500, कल 39,444 का हाई बनाया था, उसके ऊपर अगर निकलता है तो डे ट्रेडर्स को भी काट लेना चाहिए, और शॉर्ट टर्म वालों को। ठीक है सर। नई पोजीशंस में खरीदे निफ्टी 17,700 के ठीक नीचे 17,675 पर स्टॉप लॉस लगाना है। 17,850 902 छोटे टारगेट, 950 18,000 मीडियम टारगेट, 18,050 18,100 फाइनल टारगेट के लिए। बेचना है थोड़ा ट्रिकी है, 17,950 से 18,050 की रेंज में बेचेंगे। 17,950 में भी शुरू कर सकते हैं मूड माहौल को देखते हुए। 18,000 पे तो बेचना ही चाहिए, 18,050 पे चाहे तो थोड़ा और ऐड कर लें। 18,125 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, लगा के ही बेचना है, मान के चलेगा। 17,900 17,850 और 825 तीन छोटे टारगेट हैं। 17,800 17,775 दो मीडियम टारगेट है। 17,725 700 और 17,650 तक के बड़े टारगेट के लिए शॉर्ट पोजीशन भी ऊपर में जरूर बनानी है, जरूर बनाए, एक बार के लिए तो बना ही सकते, जरूर बनाए, ऐसे डरना नहीं है। स्टॉप लॉस है ना, मौका मिलेगा। हाँ, मतलब अगर सही जगह नहीं बेचेंगे तो कहाँ बेचेंगे? एग्जैक्टली। ये सही जगह है 18,000 पे एक बार शॉर्ट करनी, एक बार के। हाँ, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कर दें यार, फिर मार्केट है भाई, हम सोचे वैसे ही हो, हम सोचे 18,000 पे इसको नहीं रुकना तो करेक्ट। सो इसलिए स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड, और स्पेशली जब आप शॉर्ट वाले में जा रहे हो तो। क्लियर है? डन सर। अब बैंक निफ्टी लेना है आपको। 39,000 का अपना जो स्टॉप लॉस है 25 पॉइंट नीचे 38,950। मैं बार बार 39,000 इसलिए बोल रहा हूँ ताकि स्टॉप लॉस आपके ध्यान में रहे। 20-25 पॉइंट का मैं आपको कंफर्ट दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, तो स्टॉप लॉस तो 39,000 ही है। 38,975 की कभी कभी क्या होता है ना, वो एकदम झटके में आया निकल गया होता है, तो इसलिए थोड़ा सा कई बार लोग बोले सर वो टच एंड गो हो गया है ना, तो वो टच एंड गो को बचाने के लिए, हाँ, वो बचाने के लिए थोड़ा क्वेश्चन, हाँ, 38,975 टारगेट, 39,325 425 ये तो अभी आ जाएंगे। 39,500 575 मीडियम टारगेट है। 675 750 तक की यात्रा करेगा बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ। ठीक है, बेचना है। यही सबसे ज्यादा समस्या देता है मुझे रोज। जैसे हमारे जब हम सीए करते थे ना, नूपुर भी सीए ना, हाँ, तो अरमान भी सारे 4 ग्रुप होते हैं, उनमें से इंटर का सेकंड ग्रुप सबसे मुश्किल होता है। तो इंटर का सेकंड ग्रुप ही आपको प्रेडिक्ट करना मुश्किल। वैसे ये मेरा है ना, बैंक निफ्टी का शॉर्ट कॉल इंटर का सेकंड ग्रुप जैसा हो गया है। वहां पे पता ही नहीं चलता कि मतलब किस जगह बेचे। तो 39,500 के आसपास मूड बनाना है, माहौल देखना है, जरूरी नहीं वहां बेचना है। 39,575 पे वहां पे भी मेरा कंफर्ट कम है, वहां भी लगता है 39,675 750 ये अच्छी जगह है जहां बेचना चाहिए। सो 39,500 से 39,675 की रेंज है जहां एग्रेसिव ट्रेडर्स को माहौल देख के बेचना है। अगर ठीक लगे तो बेचिए, नहीं तो मत बेचिए। स्टॉप लॉस आपका 39,750 का है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ठीक है। टारगेट जो बनेंगे दीप वो 39,425 325 दो छोटे टारगेट, 250 125 और 39,050 ये मीडियम टारगेट है। इसके नीचे के चांस नहीं, खाली नोट करके रख लीजिए। 38,925 38,875। ठीक है सर, अंडरस्टूड।
बैन लिस्ट का मैं अपडेट आपको दे दूं, 3 स्टॉक्स हैं बैन में, टाटा केमिकल्स, बलरामपुर चीनी, डेल्टा, कोई बदलाव नहीं है, तो ये 3 आज वायदा कारोबार के बैन में रहेंगे। अच्छा, वायदा कारोबार के इंपॉर्टेंट लेवल सर आज के लिए कौन से रहेंगे? वायदा कारोबार के इंपॉर्टेंट लेवल्स, हाँ ये तो बता नहीं ना, एक ही है 17,800 जो कल था, क्लोजिंग तो उसके ऊपर ही हुई, 825 कल 17,800 के ऊपर बंद हो रहा था, हमने बोला भी शॉर्ट काट लो, लॉन्ग बने रखने चाहिए, करेक्ट। कल नहीं समझ में आया, आज समझ में आएगा, मामला सीरियस है। 17,800 के कॉल्स पर 90 लाख शेयर है, 90 लाख शेयर, और 30 लाख शेयर कल जुड़े। 17,800 के पुट पर 51 लाख शेयर है। तो पहली चीज तो ये कि अब आप 17,800 825 आएंगे तो तैयार है फौज खरीदारी करने। सो पहला सपोर्ट जोन ही आपका जो निफ्टी पर बनेगा अब 17,775 से 17,825, और आज ये जोन तोड़ दे तो भी बड़ी बात है। अच्छा, हाँ, फाइनली इससे बाहर निकल सकता है। एग्जैक्टली। अब इसमें ये लोगों को लगता है अनिल जी शुरू में लेवल बता दिए, बाद में क्या है, मैं लास्ट तक मसाला रखता हूँ कुछ ना कुछ, थोड़ा थोड़ा ऐसे थोड़ी आधा घंटा बोलना है, हाँ नहीं तो ऐसे तो सब सोचेंगे खत्म हो गया भागो। सो आज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है 17,775 17,825, और क्यों है अब वो समझिए ताकि आप भी अगली बार निकाल पाए। 17,800 के पुट पर 51 लाख शेयर है, 41 लाख शेयर कल ही जुड़े, यानी कि 41 लाख शेयर कल पुट राइटर ऐड हुआ जिसने तेजी की पोजीशन बनाई। अब कल कॉल राइटर भी 17,800 पे ऐड हुआ है, वो हुआ है 30 लाख शेयरों का, थोड़ा कम, यानी कि तेजी करने वाले ज्यादा थे। बंद भी आप ऊपर हुए 17,800 के, लेकिन जो पुट पर पोजीशन है वो 51 लाख शेयरों की और कॉल्स में वो 90 लाख शेयरों की, तो उस हिसाब से तो बेचने वाले ज्यादा है, राइट। यही तो चाहिए है। आज फंस गए अब 17,800 के ऊपर आप खुलेंगे आज, ठीक है। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अब 17,800 पे जो 90 लाख शेयरों का कॉल राइटर है वो शॉर्ट कवरिंग के लिए थोड़ा आएगा, ठीक है। तो इसलिए अब आपके लिए आज सुबह गैप से खुलने के बाद 17,775 17,825 की रेंज में आएगा, तो मेरे इन्विटेशन का इंतजार किए बगैर आपको खरीदना है। क्लियर है सर, ठीक है ना, आ गया क्लियर है। ऊपर में कितना जा सकते हैं, 17,900 पर हल्की फुल्की रुकावट है, 18,000 के आसपास फिर से 74 लाख शेयर है, तो कहीं कहीं 17,900 से 18,000 की रेंज में 900 पे रुके, 950 पे रुके, 18,000 पे रुके, वहां जाकर रुकेंगे। आज के लिए उतना दिखता है, ये क्लियर। अब आइए बैंक निफ्टी 39,000, ये इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे की तरफ, 21 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, इसके नीचे जाएंगे नहीं। 39,500 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, 23 लाख शेयर है। एक बहुत बढ़िया ट्रेड देता हूं दीप जी, नोट कर लेना अच्छे से। अगर बैंक निफ्टी शुरुआत के आधा घंटे में 39,500 के ऊपर निकलकर टिक जाए, 39,500 दबा के लेना है। 39,575 675 तो 750 आज और कल में हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा वो समझ लीजिए, जैसे 39,500 के ऊपर आप निकलते हैं, 39,000 पे और 39,200 पर 13 लाख शेयर कॉल राइटर्स है, 39,300 और 39,400 पर 17 लाख शेयर है, ठीक है, और 39,500 पर 23 लाख शेयर है। 60 और 25 95 लाख कॉल राइटर बैंक निफ्टी में ट्रैप हो जाएंगे 39,500 के ऊपर, पक्के से बोल रहा हूँ। 39,500 पार होते एट द मनी पुट ऑप्शन खरीद लेना, सॉरी कॉल ऑप्शन, पुट नहीं कॉल ऑप्शन। पुट कहाँ से आया मेरे दिमाग में कॉल खरीद ही लेना है, खरीद ही लेना है, क्योंकि 39,500 के निकलने के बाद जो शॉर्ट कवरिंग आएगी ना, आप देखते रह जाएंगे। और एक बार 39,400 500 पार कर लेना, ऐसा लगता है बैंक निफ्टी ऐसा ड्राइविंग सीट पे आएगा, मजा आ जाएगा आपको, ये वो रैश ड्राइविंग करेगा फिर एकदम। तब डेटा मतलब डेटा खतरनाक बने, इसलिए हम बार बार बोले शॉर्ट मत, शॉर्ट नहीं करो, शॉर्ट करना बहुत, बैंक निफ्टी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग दे सकता है आज और कल में, ये दिख रहे हैं डेटा में। 39,500 पार कराओ आप बस। चलिए, तो 39,500 बैंक निफ्टी पर और 17,800 के ऊपर तो आप निफ्टी, इनफैक्ट अनिल जी बात करते करते SGX 17,900 के ऊपर इस समय दिख रहा है सर। तो अच्छी शुरुआत के लिए बाजार तैयार है। आइए खबरें जो अनिल जी कह रहे थे, स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, जानते हैं हमारी टीम के साथ। अरमान नुपुर और साथ ही आशीष हैं हमारे साथ तैयार। अरमान, मॉर्निंग बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें कौन सी आपके पास? जी, सबसे पहले गेल पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि गेल में बोर्ड की बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। कुछ लॉक इन पीरियड जो खुल रहे हैं आज से, डिलीवरी है, विनस पाइप है, दोनों के आज लॉक इन पीरियड आज से खुल रहे हैं। 11 बजे कैबिनेट की बैठक भी है। एक्स डेट्स है कुछ, जिसमें अलम्बिक फार्मा इंटरिम डिविडेंड 10 का, कॉनकॉर इंटरिम डिविडेंड 2 का,
मनापुरम फाइनेंस इंटरिम डिविडेंड 0.75 का, और आरईसी जिसमें बोनस इशू है 1:3 का। चेंज इन प्राइस बैंड है फ्रॉम 20% टू 10% है डीएफएम फूड्स। ग्लोबल के भी कुछ डेट्स हैं जिसमें फेड की मीटिंग मिनट्स हैं, यूएस का रिटेल सेल्स डेटा है, यूके का सीपीआई का डेटा है जुलाई का, और यूरोप का भी जीडीपी का डेटा है जुलाई का। आईपीओ अपडेट्स में श्रीरामा एसजीएस टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ है उसमें अगर आप जो कुल हिस्सेदारी देखेंगे, कुल अभी जब लग 92% बढ़ी है, उसमें अगर रिटेल का हिस्सा देखेंगे 1.6x टाइम्स है, और बाकी भी देखेंगे तो लगभग 70% के आसपास भरी है। ज्यादा मुश्किल आ रही है नाम में उसको डबल एसजीएस कर दो ना, एसएसजीएस कर दो, अब आगे को भी सिरमा को भी ऐसी कर दो, एसएसजीएस और शॉर्ट फॉर्म कर दो। तो एसएसजीएस का भी आईपीओ अपडेट दे दिया मैंने। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल का ओएफएस अपडेट है, जो ऑफर डेट 16 अगस्त जो कि है। शेयर ऑफर्ड लगभग जो है वो लगभग 3.6 लाख शेयर्स हैं। अलॉटमेंट की अगर क्वांटिटी देखेंगे तो नियरली 70% है, और अलॉटमेंट का प्राइस है वो 273.75 का। आरटी ड्रग्स पर भी ध्यान रखिएगा, जो चीन से इंपोर्ट अफ्लक्सिन और इंटरमीडिएट पर ड्यूटी की सिफारिश है, जिसमें 5 साल के लिए जो उन्होंने वो $0.5 से लेकर $7 के लिए जो किलो है उसके एंटी डंपिंग ड्यूटी का ये प्रस्ताव है, रिकमेंडेशन है, और उसी के साथ साथ आरटी ड्रग्स ने ये अर्जी दी थी डीजीटीआर को। अब खबरों में अंत में आपको एनटीपीसी पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनटीपीसी ने क्लीन एनर्जी में फंड जुटाने के प्रस्ताव को शुरू कर दिया है, और उसी के साथ साथ कुछ जो नाम उसमें जो फंड जुटाने के लिए जो नाम आए हैं, जिसमें टीएक्यूए है, कैनेडियन पेंशन फंड है, केकेआर है, उनके नाम है जो उनके इस बातचीत में नाम आते हुए दिखे हैं। और एनटीपीसी ने अपनी सब्सिडरी में जो क्लीन एनर्जी है उसमें 49% हिस्सेदारी जो है वो लगभग माना जा रहा है 5,000 करोड़ की है, उसको बेच भी सकती है कंपनी। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। नुपुर, मॉर्निंग बताएं कौन सी खबरें हैं आपके पास? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एमजीएल कंपनी ने मुंबई में सीएनजी और पीएनजी के दाम में थोड़े कटौती करी है। सीएनजी के जो दाम है वहाँ 6 रुपये से कम हुए, और जो पीएनजी के दाम है वो 4 रुपये से कम हुए। आज से ये दरें लागू होगी। टेक्नो इलेक्ट्रिक जो 3,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, उसे काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिलते दिखा है। फ्यूल गैस डिसल्फ्राइजेशन सिस्टम के लिए कंपनी को 1455 करोड़ का ऑर्डर इस बार मिला है। भारत 19 अगस्त को कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, वहाँ पे जो बोनस शेयर्स है उस पर वो बात करेंगे। नेक्स्ट डिजिटल आज फोकस में, क्योंकि हिंदुजा फाइनेंस की कंपनी के साथ जो मर्जर है उसको बोर्ड की अब मंजूरी मिल चुकी है। हिंदुजा फाइनेंस के जो शेयर होल्डर्स होंगे उन्हें 10 शेयर्स मिलेंगे नेक्स्ट डिजिटल के, उनके 10 शेयर्स के बदले नेक्स्ट डिजिटल के 23 शेयर्स मिलेंगे। प्रमोटर एक्शन से सांघी इंडस्ट्रीज आज फोकस में, क्योंकि प्रमोटर ने 40 लाख शेयर्स खरीदे, करीबन 1.5% की हिस्सेदारी है जो ओपन मार्केट के थ्रू उन्होंने बाय किए। बल्क डील से एचडीएफसी एएमसी आज फोकस में, क्योंकि एआरबीडीएन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने 5.6% स्टेक 2300 करोड़ में बेचा है। सिंगर इंडिया भी आज फोकस में, क्योंकि रेयर इन्वेस्टमेंट ने 42.5 लाख शेयर्स 53.5 पर शेयर के भाव पर खरीदे हैं। गुजरात एल्कलीज में भी मेरिडियन केम बोल्ड ने 5.35 लाख शेयर्स 831 के भाव पे खरीदे। मैक्स हेल्थकेयर जो हमने देखा था केकेआर ने अपना स्टेक बेचा था, तो काफ़ी सारे फंड्स ने वहाँ पे खरीदारी करी है, जो बीएनपी पैरिबस है, न्यू वर्ल्ड फंड है, जैसे काफ़ी सारे नाम है जहाँ पे खरीदारी आती दिखी है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन वहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड ने करीबन 9.5 लाख शेयर्स बेचे, जो कि 0.65% हिस्सेदारी अपनी घटाई है। ओके, तो ये है आपके लिए और सारी खबरें। कुछ बल्ड डील्स जो कल की हुई थी उसकी भी डिटेल्स आपके सामने हैं। आइए देखते हैं आज क्या कहना है ब्रोकरेजेस का एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आई है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 1288 रुपए की क्लोजिंग है, 1450 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं, और मान रहे कि जो ये 5 ई-एसयूवीज लॉन्च करने वाले हैं, इससे आगे जाके आपको काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है। स्टॉक में अभी भी स्टीम बचा हुआ है और आगे जाके ईपीएस में भी रिवीजन करते हुए नजर आएंगे, तो बुलिश है महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1411 रुपए के लक्ष्य के लिए। एचएसबीसी खरीदारी किराए देने 1400 रुपए का लक्ष्य दिया है। नोमिरा ने भी खरीदारी किराए दी है 1505 रुपए के लक्ष्य के लिए। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1440 के लक्ष्य के लिए।
ऑटो स्टॉक्स में देखिए टाटा मोटर्स भी आपके रडार पर रहना चाहिए क्योंकि नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं, 490 की क्लोजिंग है, 520 रुपए का लक्ष्य दिया है। आइशर पर क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 3690 रुपए के लक्ष्य के लिए। बजाज ऑटो पर एचएसबीसी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं, 4091 रुपए की क्लोजिंग है, 4500 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। कोल इंडिया पर देखें तो गोल्डमैन सैक्स कंफ्यूज नजर आ रहे हैं क्योंकि बिकवाली की राय को तो उन्होंने बरकरार रखा, लेकिन जो लक्ष्य है वो 160 रुपए से बढ़ाकर 180 कर दिया है। हालांकि स्टॉक बढ़कर 223 रुपए पर ऑलरेडी आ गया है। एक्सिस बैंक यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए, 765 रुपए की क्लोजिंग है, 916 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं और मान रहे हैं कि आगे जाकर नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ में अगर आप देखें तो कैंपस एक्टिवेयर यहाँ पर भी सीएलएसए की तरफ से एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 440 रुपए के लक्ष्य के लिए। हालांकि 423 की जो है कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि अच्छे एग्जीक्यूशन के चलते पहली तिमाही जो कि आमतौर पर कमजोर होती है वहां पर भी अगर आप देखें तो रेवेन्यू में 150% का बड़ा उछाल देखने को मिला था। वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छी थी तो कन्विक्शन बना हुआ है, लेकिन कन्विक्शन कम हो रहा है मॉर्गन स्टैनली का शोभा पर क्योंकि ओवरवेट की रेटिंग को इन्होंने बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 1095 रुपए से घटाकर 1024 रुपए कर दिया, 710 की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि आगे जाकर इन्होंने ईपीएस के अनुमान में भी करीब 8% की कटौती की है। यहाँ पर ये थोड़े से बेरिश नजर आ रहे हैं, टारगेट कट किया इन्होंने 1024 के लक्ष्य के लिए। बस हो गई खत्म, डन फॉर द डे। और कोई आनी बाकी है तो 9 बजे आज कंप्लीट है। कंप्लीट है, ओके। बहुत ही कम काम जिन एफआईएस को ट्रैक आशीष करते हैं उन्होंने बहुत ही कम काम किया है। यही कहें तो ठीक है ना, आप तो सारी लाए हो ना, सारी रिपोर्ट। ओके, चलिए अब मुलाकात करते हैं हमारे सारे एक्सपर्ट से और लंबे समय बाद आज वो भी लेकर आए हैं आपके लिए पिक ऑफ द डे। आज से ही है, एक्चुअली रिजल्ट सीजन में हम थोड़ा है ना पिक ऑफ द डे कम कर देते क्योंकि है ना वो बहुत सारे स्टॉक्स रिजल्ट इतने सारे होते तो हमने सोचा कि चलो अब फिर से बिगुल के साथ सबका स्वागत। बंसल जी सुप्रभात, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है अशोक लीलैंड और एंटायर ऑटो स्पेस बजिंग है, ऑन फायर है। ऑटो इंडेक्स जो है निफ्टी ऑटो इंडेक्स नए हाइस पे बंद हुआ है और हमने निफ्टी ऑटो का ईटीएफ भी रिकमेंड करा था 120 122 के अराउंड, 133 के अराउंड ईटीएफ चल रहा है। तो ऑटोज में अब अशोक लीलैंड को खरीदने की राय है। अशोक लीलैंड एक बड़ा तेजी से भागने का दमखम रखता है। 143 का स्टॉप लॉस लगाना है, 160 160 के टारगेट के लिए अशोक लीलैंड है पिक ऑफ द डे। चलिए बढ़िया, अशोक लीलैंड में खरीदारी करने की राय बंसल जी की तरफ से। कुणाल जी सुप्रभात, स्वागतम। बताएं सर क्या खरीदेंगे? अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी खरीदारी की राय है और खरीदना है टाटा पावर। टाटा पावर पर खरीदारी की राय है। बहुत ही जबरदस्त इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस चार्ट पर बना, कल ब्रेकआउट आता हुआ दिखा, तो मुझे लगता है आज भी तेजी बनी रहेगी। खरीदारी करके चलें तो खरीदना है टाटा पावर। यहां स्टॉप लॉस 233 रुपए पर फ्यूचर्स में रख लें। पहला टारगेट 242 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 250 रुपए का, तो 250 के टारगेट के लिए टाटा पावर में मेरी खरीदारी की। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा पावर में खरीदारी करने की राय कुणाल जी की तरफ से। अमरीश सर भी हमारे साथ है तैयार। अमरीश सर गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। पिक ऑफ द डे है LIC हाउसिंग फाइनेंस। वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है। 30 लाख लोन्स ऑलरेडी डिस्पर्स किए हैं। चलिए अमरीश सर से थोड़ा फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। ऑडियो उनका डाउन हो चुका है, लेकिन इतना तो हमें पता चल गया कि उनको पसंद LIC हाउसिंग फाइनेंस है। टारगेट्स वगैरह वो क्या रख रहे हैं वो अभी थोड़ी देर में बताएंगे। और अब बाकी हमारे एक्सपर्ट से जरा एक बार ले लिया जाए विचार उन सारे स्टॉक्स पर जो आज एक्शन में रहने वाले हैं। पहले गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कुणाल जी चार्ट देखिए, आज बोर्ड बैठक है, फंड जुटाने पर होगा विचार। आपका क्या विचार है? अरे जी देखिए, हालांकि इस स्टॉक ने बहुत अरसे से परफॉर्म नहीं किया और एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। अगर आप बाकी स्टॉक्स की तुलना में इसको देखें तो जहां बाजार में हम देख रहे हैं बड़ी शानदार रिकवरी हुई, गेल ने अभी हाल ही में पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि एक मेजर सपोर्ट के करीब स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो मुझे यहां से डाउनसाइड कम दिखती है। तो मेरा विचार यह है कि अनिल जी इसमें अगर आप एक थोड़े से पेशेंट इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। कम से कम एक पुल बैक जरूर बनेगा और उस पुल बैक में वापस से 144 145 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, यहां पर खरीदारी करके चलना चाहिए। ओके, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, खरीदारी करने के लिए
गेल में। आइए गेल के अलावा एमजीएल, जरा इसके चार्ट देखिए बंसल जी, खबर थोड़ी कम अच्छी है। सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ाए हैं और बढ़ाए, सॉरी घटाएं मतलब खबर हमारे लिए अच्छी है, हमारे लिए अच्छी है, राहत आ रही है। मैं भी एमजीएल का कस्टमर हूँ। हाँ, आपके भी एमजीएल पाइप गैस घर पे। तो हमारे 18%, आप चाहें तो हमें बधाई भी दे सकते हैं बंसल जी, हमारे 18% दाम कम हो गए आज से, नई दरें लागू हो चुकी है। इनका ये कहना है कि कस्टमर बेस बढ़ गया, इसकी वजह से इन्हें थैंक यू, बाकी जो नए कस्टमर जुड़े उनको धन्यवाद देना चाहिए, उनकी वजह से दाम कम हुए। तो एमजीएल सरकार ने थोड़ी सप्लाई भी जो बढ़ाई बाकी इंडस्ट्री से लेकर यहाँ पे बढ़ाई, तो इनके कॉस्ट कम हो रही है। तो 6 रुपए प्रति किलो सीएनजी और 4 रुपए प्रति किलो पीएनजी के दाम घटे हैं। बताएं सर, चार्ट पर आए। अनिल जी चार्ट पॉजिटिव है, ऑलरेडी स्टॉक रनअप ले चुका है, तो करेक्शन पर 885 के अराउंड अनिल जी आया तो खरीदारी की राय होगी। और दूसरा अनिल जी, इतना मतलब कि खुशी वाली बात नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, 18% बढ़े हैं। तो पिछले अनिल जी 1.5 साल में जितने बढ़े थे उसमें से 18% अगर घटे हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा होता है, तो इतने ज्यादा घटे नहीं अनिल जी, जितने पिछले 1 से 1.5 साल में बढ़े अनिल जी। तो आपके कहने का मतलब है जब बढ़े तब आप ज्यादा दुखी हुआ करो और घटे तो कम सुखी हुआ करो, कम खुश दिखो, ऐसा? नहीं अनिल जी देखिए, बढ़ने में दुखी तो क्या होंगे अनिल जी, बट अरे कैसे नहीं होंगे, इतना खुश नहीं होना चाहिए अनिल जी, ये बहुत कम घटे हैं। और वापिस एक मिनट छोड़ो यार, ये छोड़ो। कुणाल जी, मुझे कुणाल जी से बात करना। ये क्या हो गया है बंसल जी को, एकदम मोह माया से, दुनिया की मोह, न खुशी न गम न राग न द्वेष, न किसी के प्रति मोह न किसी से दुश्मनी, क्या ये मतलब हिमालय जाने वाले? अनिल जी देखिए, आपकी खुशी से अनिल जी कितनी समस्या हो गई बंसल जी को, तुरंत आपको कह रहे हैं खुश मत हो। अनिल जी सवेरे तो ये कहना चाहिए और खुश हो। वाह मतलब एकदम सही है, ऐसे ही दोस्त होना चाहिए, 2 in 1 वाला। जी बंसल जी, अपनी बताइए, आपकी सफाई में क्या कहना है? अनिल जी देखिए, ये अनिल जी हम छोटी छोटी चीजों में अनिल जी खुश नहीं होते। देखिए अनिल जी, अब एचडीएफसी एएमसी आपने रिकमेंड किया था वो बड़ा, उसको अनिल जी सेलिब्रेट करा अनिल जी, खुशी तो वो होती है अनिल जी जो सेलिब्रेट की जाए, तो उसमें इसमें अनिल जी क्या सेलिब्रेट तो करेंगे? उसमें मैंने थोड़ी लिया, दोस्त ऐसे होने चाहिए। अरे बंसल जी मैं ध्यान रखूंगा, उसमें मैंने थोड़ी लिया एचडीएफसी एएमसी की बढ़ गया तो मुझे फायदा होगा, यहाँ पे तो मेरा बिल कम होता है इसलिए मेरी खुशी ज्यादा है। रिकमेंड किया था अनिल जी, रिकमेंड वाली तो बात है ये। खैर आइए, एक राय है ना, जरा अमृतसर से भी ली जाए, उसके बाद में एलआईसी हाउसिंग के लेवल्स भी लेने सर से। सर वो लेवल भी बताएं, साथ ही एमजीएल पर भी राय दीजिए, जो दाम घटाए 18% इन्होंने मुंबई में, उसके बारे में। जी सर। हाँ, इनफैक्ट जो घटाया भाव, आई थिंक इट्स अ बिट नेगेटिव, क्योंकि काफी अच्छा चल चुका था ऑन द एक्सपेक्टेशन की जो गैस प्राइसेस है कम हो रहे हैं, एंड इनका जो मार्जिन है वो बढ़ेगा, बिकॉज मार्जिन वे अंडर प्रेशर फॉर द लास्ट 6 months जब क्रूड बढ़ रहा था। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत नेगेटिव ही है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए, वो एलआईसी हाउसिंग का आपने बताया कि ये खरीदना है, लेकिन टारगेट्स हम सुन ही नहीं पाए। शायद कनेक्टिविटी इशू था, तो पहले मैं टारगेट बता देता हूँ। एलआईसी हाउसिंग का टारगेट है 480, और इसका रीजन है क्योंकि इनके जो बुक साइज है काफी बड़ा बुक साइज है, 2,55,000 crores का बुक साइज है, उसमें 82% इंडिविजुअल बुक लोन्स है। और करीब Q1 FY23 में जो डिसबर्समेंट हुआ है, 15,000 crores का डिसबर्समेंट हुआ था, उसमें नियरली 41% जो था अप्रूवल था ऑनलाइन, तो जो कॉस्ट है डिस्बर्समेंट का वो भी काफी कम हो जाता है। निम्स बढ़ के 2.54% हो गया था। आगे जाके जो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन डिस्बर्समेंट है वो एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अबाउट 12 to 15%, और इन्होंने जो रेट है वो भी बढ़ाए थे फ्रॉम जुलाई 60 basis points। अभी एक्सपेक्टेड है कि सितंबर में भी हम लोग 50 basis points बढ़ाएंगे, क्योंकि अगस्त में आरबीआई ने बढ़ाया था 50 basis points, तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट दे विल आल्सो इंक्रीज। और पोर्टफोलियो में फ्लोटिंग रेट करीब 96% लोन्स फ्लोटिंग रेट पे है, तो इसका पूरा बेनिफिट उनको मिलेगा। और टारगेट जैसे कि मैंने बताया था 480 का है, बिकॉज एक्सपेक्टिंग 0.9 बुक वैल्यू फॉर FY24 इज 480, और ईपीएस भी करीब 60 का होगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय अमृतसर की तरफ से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर 480 के टारगेट के लिए करें निवेश। सिमी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है इस वक्त। सिमी जी सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या पसंद है आपको आज के लिए?
वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा भी आज का पसंदीदा शेयर होगा टाटा पावर। अभी अभी कुणाल जी ने रेकमेंड किया है, मैंने भी टाटा पावर ही चूज किया था। फॉर्मेशन भी उन्होंने बता दिया है, एकदम बहुत ही बढ़िया सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन, इसका ब्रेकआउट भी आ चुका है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 232 का, पहला टारगेट 239, दूसरा 243 एंड तीसरा टारगेट जो होगा इवेंचुअली मुझे लगता है कि स्टॉक 250 के आसपास जाने के लिए तैयार है। अब कुणाल जी के साथ कॉमन हो गया तो मुझे और एक स्टॉक देने का मौका दे दीजिए, तो मैं दे रही हूँ क्योंकि मार्केट बुलिश है। अभी एक स्टॉक कॉमन हो गया है तो दूसरा स्टॉक ढूंढने में टाइम नहीं लगता है, तो अगर मौका मिलता है अनिल जी तो मैं दूसरा स्टॉक भी दे सकती हूँ। हाँ, दूसरा दे ही देना चाहिए। वैसे भी जो स्टॉक आपके कुणाल जी दे वो आपको क्यों देना चाहिए, करेक्ट? कुणाल जी ने भी कल रात को ही डिसाइड किया था, मैंने भी शायद कल रात को ही डिसाइड किया था। ये तो मेरा लक अच्छा है कि मैंने सुबह सुबह जाके दिव्या ने जब रिमाइंडर दिया था, मैडम आज से पिक ऑफ द डे वापस चालू है, मैंने कहा रेडी है, मैं अभी दे देती हूँ बोल के मैंने दे दिया था। नहीं तो लगेगा कि मैंने कुछ स्टडी ही नहीं किया, सिर्फ कुणाल जी का देख के मैंने दे दिया वही। ये तो अच्छा हुआ आपने बता दिया, तो हमको भी नहीं पता था। हमें भी यही लगता है। हमको तो यही लगा आपने कुणाल जी को देख के दिया, और कुणाल जी तो यही सोच के खुश हो रहे, वाह मैंने जो दिया वही सिमी जी ने दे दिया। तो कुणाल जी इतनी खुशी की भी बात नहीं है, धन्यवाद दे दीजिए जरा सिमी जी को। अनिल जी दंडवत प्रणाम अनिल जी सिमी जी को। हाँ हाँ हाँ, आगे सिमी जी बोलो। मुझे लगा मुझे कर रहे हैं। मेरा अनिल जी जी अनिल जी मौका मिल गया, थैंक यू। मैंने दूसरा स्टॉक भी रेडी करके रखी हूँ। टाटा पावर के साथ साथ जो स्टॉक चलता है ऑटो में, ऑटो मेजर, टाटा मोटर्स भी मैं सजेस्ट करूंगी। बहुत अच्छा ब्रेकआउट, सिमिलर फॉर्मेशन है, इसमें ब्रेकआउट पहले ही आ चुका है, ये कल भी चल चुका था, आज भी चलेगा। टाटा मोटर्स भी खरीद कर चलने का सलाह होगा। 489 के आसपास कल का बंदी था, तो आज करंट लेवल पर या छोटा मोटा डिप पर अगर मिलता है, मिलेगा नहीं डिप, अगर मिलता है तो भी खरीदने का सलाह होगा। 480 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट होगा 497, दूसरा होगा 505, तीसरा होगा 509। तो 497, 505, 509 ये तीनों टारगेट्स के लिए टाटा मोटर्स को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 480 के नीचे स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए एक और पिक सिमी जी की तरफ से टाटा पावर आती हुई इस वक्त। आइए एक और स्टॉक है जिस पर फोकस किया जाए, वो है भारत गियर्स। कुणाल जी चार्ट्स देखिए, 13 अगस्त को होगी, 19 अगस्त माफ कीजिए, मैं सोचा 13 अगस्त कहाँ से, 19 अगस्त को बोर्ड बैठक है, 19 यानी परसों बोर्ड बैठक है जिसमें बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। 150 रुपए पर 1% ऊपर कल हुआ है बंद। चार्ज बताएं। अरे जी देखिए, कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक में काफ़ी अरसे से, और एक 160 रुपए से के आसपास, यानी कि 158 से 160 के बीच में एक रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है अनिल जी कि इन स्तरों को पार करना शायद इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो। 158 के ऊपर ब्रेकआउट आ जाए तो फिर इसमें जरूर आपको 180 तक का एक मूव देखने को मिलेगा। तो मेरी राय वेट एंड वॉच करने की है। 158 के ऊपर जब एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हो तभी बाय करें, और 158 के ऊपर स्टॉक निकलता है तब इसमें 170 का लक्ष्य बनेगा, तब खरीदारी की राय देंगे। फिलहाल इंतजार करें। ओके, तो एक बार थोड़े लेवल से इंपॉर्टेंट क्रॉस हो जाए फिर खरीदारी की राय देंगे। बट आज स्टॉक एक्शन में दिख सकता है क्योंकि बोनस पर विचार करने वाली कंपनी, तो देखते हैं उसका रिएक्शन। कल का सबसे बड़ा वायदा कारोबार का परफॉर्मर HDFC AMC, सेलर का नाम सामने आ गया है। एबरडीन इन्वेस्टमेंट ने 5.5% हिस्सेदारी बेची है 2300 करोड़ में। 1935 के लेवल पर यह डील हुई थी, वहां से देखिए स्टॉक 12% ऊपर है। अमृतसर HDFC AMC इन पर्टिकुलर इस काउंटर पर आपकी राय, और पूरा AMC स्पेस ही कल एक्शन में है। जो खबर आई थी टाटा AMC UTI AMC में 45% हिस्सा खरीद सकती है, फिर HDFC AMC की बड़ी डील हुई, बाकी जो म्यूचुअल फंड स्टॉक्स हैं वहां पर भी एक्शन दिखा। कैसे देखना है इस स्पेस को और इस स्टॉक को इन पर्टिकुलर? मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कल चला है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द गुड न्यूज इज ऑलरेडी इन प्लेस। तो मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। पॉसिबली HDFC AMC कैन गो अप एदर से 50 to 80 रुपीज मूव फ्रॉम हियर, पर उससे ज्यादा ऊपर लगता नहीं है मुझे। जो हम लोग देखा था 2400 लेवल्स रिसेंटली, वहां तक पहुंचना मुश्किल है। AMCs में से कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो सर? एज ऑफ नाउ मैं तो कुछ लूंगा नहीं इस लेवल पे। इनफैक्ट यहाँ से बढ़ता है HDFC AMC शायद मैं बेचूंगा। तो आई मीन एट दिस मोमेंट देयर इज नो पिक इन AMCs। चलिए एक चार्ट चेक भी ले लेते हैं क्योंकि कल एक बड़ी रैली इस काउंटर में आई थी। सिमी जी क्या करना चाहिए कल के बड़े एक्शन के बाद? HDFC AMC अब इन लेवल्स पर ऑलमोस्ट 2200 पर पहुंच चुका है, कैसा लगता है चार्ट? दीपांशु लगता तो बहुत अच्छा ही है, और ये स्टॉक सिर्फ चलना चालू ही किया है।
मतलब अगर साल भर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो था ही नहीं। सिर्फ मई जून महीने में एक बॉटम बनाने के बाद एक बॉटम का मतलब रिस्पेक्ट दिया था और ये उस रेंज से मतलब जून महीने से ये स्टॉक रिकवरी मोड में है। कल का मोमेंटम देख के लग रहा है कि स्टॉक में अभी नया एक मोमेंटम और मेंटेन होना चाहिए। कल बहुत बड़ा रैली आ चुका था तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग मिलता है तो कोई हर्जा नहीं है। लोअर लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। 2150 2140 एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, तो उस रेंज के आसपास अगर मिलता है तो मुझे लगता है कि दोबारा एंट्री लेने का मौका मिलना चाहिए। 2450 से 2500 का टारगेट मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने में आ जाना चाहिए। अभी 2181 है तो थोड़ा बहुत 30-40 रुपया का करेक्शन अगर मिलता है तो अच्छा है। एग्जिस्टिंग पोजीशन जिनके पास है होल्ड करें। और ये मेरा पोर्टफोलियो का स्टॉक भी है तो मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ये मेरे पास भी है। तो 2450 2500 का टारगेट के लिए HDFC AMC को खरीद कर चले या होल्ड करें। लोअर लेवल पर मिलता है तो अच्छा है। ओके, तो सिमी जी के पास है HDFC AMC उनके पोर्टफोलियो में, और हमारे स्पेशल 25 के पोर्टफोलियो में भी HDFC AMC ही आपके लिए रखा गया है। एक स्पेशल राय इसी पर बंसल जी से भी ली जाए, उनका भी फेवरेट स्टॉक रहा है। बंसल जी बताएं सर। अनिल जी देखिए, टेक्निकली तो मेरे टारगेट्स काफी ऊपर के अनिल जी 4000 रुपए के टारगेट्स हैं, तो हल्की फुल्की करेक्शन पे स्टॉक नीचे मिल जाए तो ले लेना चाहिए। और ये जो अनिल जी अभी दीपांशु ने फिरंगी नाम बताया कि इन्होंने 5% स्टेक बेचा है, तो अनिल जी इनका पुराना नाम स्टैंडर्ड लाइफ था और 16% स्टेक था, तो लवली अब 10% स्टेक बचा है इनके पास, वो भी धीरे धीरे निकल जाएगा। तो ये गुड न्यूज हुई है जो कल इनका स्टेक बिका है। 4000 रुपए के टारगेट के लिए अनिल जी हल्की फुल्की करेक्शन पर इस पे खरीदारी की राय है। ओहो, बड़े बड़े टारगेट 4000 तक के खरीदें करेक्शन में, ये राय आपके लिए आती हुई दिख रही है।